हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन पर, जहां पर बच्चों मैं आपको कराने वाला हूं बुक 2 के सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो आज अंकित प्रश्नों की बारी है। हम देखेंगे बच्चों बुक 2 के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं जो हम आपको आज की इस सेशन में बताने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ ही साथ बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहां पर आपको मिलेगी बच्चों हमारी क्लास की नोटिफिकेशन, साथ ही साथ आफ्टर क्लासेस क्लास के पीडीएफ्स और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो होती है वो हम शेयर करते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर। तो ज्वाइन कीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्ट करेंगे बच्चों आज की क्लास। तो आज की क्लास में बुक 2 के हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और इन न्यूमेरिकल्स की जो शुरुआत है बच्चों, ठीक है, जो शुरुआत है मैं एक क्वेश्चन से कर रहा हूं, ठीक है, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वहां से मैं कर रहा हूं। तो चलिए हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज के फॉर्म में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है 2013, 16, 17 और भी बहुत साल ये क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या है बच्चों प्रश्न हमारे पास, 4 डायऑप्टर और -2 डायऑप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछी गई है। ऑप्शन दिया है 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो जब हम इसे सॉल्यूशन करेंगे बच्चों तो सबसे पहले क्या दिया गया है हमें, P1 कितना दिया है 4 डायऑप्टर, P2 -2 डायऑप्टर। संयुक्त लेंस की क्षमता P इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास में, ये आ जाएगा P1 प्लस P2, ये 4 प्लस -2 आ जाएगा। P इक्वल टू 4 में 2 घटा दिए, कितना आ गया बच्चों 2। P इक्वल टू 2D, P इक्वल टू आ गया बच्चों मेरे पास में 2D, ये मेरे पास आ गया। हमें फोकस दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, यहाँ संयुक्त लेंस की क्षमता तो निकाल ली, हमें फोकस दूरी निकालनी है। तो फोकस दूरी के लिए मेरे पास F इज इक्वल टू 100/P होगा। क्यों, जबकि P इज इक्वल टू क्या होता है 100/F होता है। तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास F 100/2, 2 एकम 2 पंचे 50 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों हमारे पास फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको एमसीक्यूज के अलावा जो 1 अंक की 2 अंक की जो न्यूमेरिकल से बच्चों उसमें पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे तो आपसे जरूर बनने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बच्चों, ठीक है। यहां पर हमारा दूसरा प्रश्न है वायु के सापेक्ष जल का और कांच का जो अपवर्तनांक है, ठीक है, वायु के सापेक्ष वो दिया है क्रमशः 4/3 और 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है बोलता है, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों 1/3, 4/3, 5/4 और 20/3। तो जब भी एमसीक्यूज में आपको न्यूमेरिकल्स मिले बिल्कुल आप उसको रफ में सॉल्व करना। क्या चीज दिया गया है, वायु के सापेक्ष जल का, जल वाटर AμW कितना दिया गया है बच्चों, वैल्यू 4/3 दिया गया है। और कांच का दिया गया है AμG, कितना दिया गया है, ये 5/3 दिया है, ठीक है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का निकालना है, जल के सापेक्ष मतलब WμG, ये हमको निकालना है। तो WμG के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा AμG अपॉन AμW हो जाएगा। AμG 5/3 और ये बच्चों 4/3। तो 3 और 3 कैंसल हो जाएंगे, 3 और 3 क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसल हो जाएंगे। फाइनली ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास आंसर बच्चों 5/4, 5/4। क्या बचा हमारे पास 5/4, ये हमारे पास आंसर आया, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, 5/4 ये हमारा आंसर होगा। तो वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएगा बच्चों, 5/4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 5/4, ऑप्शन सी। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 और नेत्रिका की फोकस दूरी 20 है। अभिदृश्यक
लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ऑप्शन में 2 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर दिया है। चलिए देखते हैं यहां पर हमें क्या दिया गया है बच्चों। एक बार फिर से दिया है हमें एम आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर एम दिया हुआ है 10, नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ही दिया है बच्चों हमको 20 सेंटीमीटर। हमें अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी मतलब एफओ का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए, m इजिकल टू एफओ अपॉन क्या होता है बच्चों, एफ ई। m इजिकल टू क्या आ जाता है हमारे पास फॉर्मूला, एफओ अपॉन एफ ई। तो आप एफओ निकालेंगे तो ये m इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, एफ ई आ जाएगा। एफओ m का मान कितना है हमारे पास 10 है और एफ ई 20 है। एफओ 200 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों यहां पर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो देखो भाई एमसीक्यूज में भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल्स वाले पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो बनाना बिल्कुल ठीक है आपको आना चाहिए। कैलकुलेट करो कभी भी एमसीक्यूज के फॉर्म में, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम क्वेश्चन को बच्चों ठीक है डायरेक्ट कोई भी एक ऑप्शन हमने चॉइस कर लिया और लगा दिया निशान। थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर करो ठीक है, ताकि आपको आंसर पता चल जाए। फिर उसके बाद में ही आप जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो आप सेलेक्ट करो हमेशा। चलिए अब हमारे पास से 3 प्रश्न हो गए बच्चों। चौथा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमेरिकल्स के लिए मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लो। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार जितना हो सके आप रीड कर लो, उसके बाद ही अपने आंसर दो। एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 की वायु में फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस है बच्चों ठीक है, उत्तल लेंस है, n बराबर दिया है ठीक है, n बराबर 1.5 की, n बराबर 1.5 की वायु में फोकस दूरी, f है बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमको दिया गया है। एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 की वायु में फोकस दूरी कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर है। इसे जल एंडेस दिया है, जल के लिए दिया है बच्चों हमको एंडेस, अपवर्तनांक है 4/3 अपवर्तनांक वाले। डुबाने पर फोकस दूरी कितनी होगी ये पूछा गया है ठीक है, ये पूछा गया है, इसमें डुबा देंगे तो कितनी होगी। तो चलो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हमारे पास में जो फार्मूला है ठीक है, हमारे पास में जो फार्मूला है, अगर वायु की बात किया जाए तो 1/f है, ये वायु में फोकस दूरी बच्चों, किसमें वायु में फोकस दूरी 1/f है, n-1 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 का तो यहां पर कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, हमें fa दिया है बच्चों, तो हम यहां पर fa का मान रख लेंगे कितना 10, n का मान 1.5, n का मान कितना है 1.5, 1.5 है। आप चाहें तो इसको 3/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1.5 जो होता है 3/2 के बराबर होता है, तो मैं यहां लिख लूं चलिए 3/2, वही मतलब है 1.5 1/r1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 1/r2 ठीक है। 1/10 एलसीएम 2, 3 में 1 माइनस कर दिया बच्चों, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ठीक है, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा ठीक है, 3 - 2 ये आ गया 1/r1 माइनस 1/r2 ठीक है। 1/10 3 में 2 1/2 ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2, 2 1 कम 2 पंचे। यहां पर हमें एक वैल्यू मिल रही बच्चों 1/5, किसका मान मिल रहा है ये 1/r1 माइनस 1/r2 मिल रहा है। ये आप याद रखना, ये काम आएगा भी आपको ठीक है, ये आपको काम आएगा। 1/5 क्या मिल रहा है 1/r1 माइनस 1/r2 आपको 1/5 मिल रहा है ठीक है, ये याद रखना। क्या बोलता है इसे जल में डुबोने पर फोकस दूरी कितनी होगी ठीक है, जल में डुबा देते हैं तो फोकस दूरी कितनी होगी ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर आगे हमें अब जल में फोकस दूरी देखनी पड़ेगी। कहां पर बच्चों जल में, तो वायु में देखें जल में फार्मूला हो जाएगा 1/FW, n की जगह आ जाएगा n-1
और ये हो जाएगा बच्चों 1/R1 माइनस 1/R2। तो वो 1/FW की वैल्यू तो हमें निकालनी है। एनडेस कितना है बच्चों, एनडेस कितना है 4/3 है, 4/3 माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और ये 1/R1 माइनस 1/R2 ये मान अभी मैंने देखा 1/5, ठीक है। तो 4/3 एलसीएम 3 आ जाएगा, 4 ऋण 3 हो जाएगा इंटू 1 क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। ये 1 क्या आ जाएगा हमारे पास FW आ जाएगा, ठीक है 1/FW, ठीक है। ये कितना आ रहा है 1/3 गुना 1/5, 1/15, 5 दिया 15, 1/15। ये फोकस दूरी FW इज इक्वल टू बच्चों कितना आ रहा है मेरे पास 15 सेंटीमीटर। मतलब फोकस दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले वायु में कितनी थी बच्चों 10 थी, वो कितना हो रहा है 15 हो रहा है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना सेंटीमीटर आया 15 सेंटीमीटर। कितना आया बच्चों हमारे पास में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी जो है वो यहां पर निकल कर आ गई। तो बिल्कुल ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपको फार्मूले याद होने चाहिए, कैलकुलेट करते रहो, क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न, ये भी प्रकाश की सी ऑप्टिक्स से मालूम है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और यहां पर बच्चों वेटेज जो रहता है क्वेश्चंस का वो ज्यादा रहता है। तो 5वां प्रश्न भी एक बार फिर से ऑप्टिक्स से है, ठीक है। हाँ क्या चीज दिया है देखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में बताया था आपको, वही है फिर से एक बार। 2.50 डायऑप्टर और -3.75 डायऑप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या करना है बोलता है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको जो दिया है बच्चों P1 की वैल्यू दिया है प्लस 2.50 डायऑप्टर और P2 की वैल्यू दिया है बच्चों -3.75 डायऑप्टर। संयुक्त लेंस की क्षमता पहले निकालो आप, क्या निकालोगे बच्चों आप, संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता आप पहले कैलकुलेट कर लो। तो संयुक्त लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों P1 प्लस P2, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। चलिए हम देखते हैं P इज इक्वल टू P1 2.50 प्लस -3.75, ये मेरे पास आ गया -3.75। ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे, माइनस वाला बड़ा है, ठीक है। तो ये 5 में 0 घटा दिए 5 आ गया बच्चों, 7 में 5 घटा दिए 2 आ गया, ठीक है। ये 1 आ गया, -1.25 ये हमारे पास संयुक्त लेंस की क्षमता आ गया, -1.25 ये मेरे पास संयुक्त लेंस की क्या आ गया बच्चों क्षमता आ गया। P इज इक्वल टू -1.25 संयुक्त लेंस की क्षमता आ गया। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी देखेंगे, अब संयुक्त लेंस की क्या देखेंगे बच्चों फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी F इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई P, F इज इक्वल टू बच्चों 100 डिवाइडेड बाई P, ये आ जाएगा हमारे पास। कहां से आता है P इज इक्वल टू 100 बाई F, P इज इक्वल टू 100 बाई F से, ठीक है। तो F इज इक्वल टू बच्चों 100 कितना आ जाएगा, माइनस है बच्चों 1.25, माइनस है 1.25, दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो लगा लो, ये माइनस में आएगा मान 125, ये इस तरह से 25 से कैंसिल कराओगे 25 पंचे 125, 25 चौक 100, ये हो जाएगा 5 एकम 5 अट्ठे 40, 80 F इज इक्वल टू बच्चों -80 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा -80 सेंटीमीटर। देख लो भाई कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। हाँ जी दशमलव हटाएंगे बच्चों 2 अंक है, ऊपर 2 जीरो कर दिए, दशमलव हमारा हट गया, ठीक है। ये -80 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लिया आप, बार बार रिपीट होता है इस तरह के प्रश्न। आगे हमारे पास 6वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हम सॉल्व करते हैं बच्चों। 6वां प्रश्न जो है क्या बोलता है 6वें प्रश्न में, फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच के लिए बैगनी और लाल रंग के प्रकाश हेतु अपवर्तनांक 1.632 और 1.613 है, प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करो। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हम यहां पर बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें दिया क्या गया है सबसे पहले देखना, हमें दिया है किसके अपवर्तनांक दिया है, बैगनी म्यू 1.632 और
लाल रंग का म्यू आर, ये कितना दिया है 1.613। और निकालने क्या बोलता है बच्चों, यहां पर निकालने के लिए बोला गया है प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म की पदार्थ का वर्ण का विक्षेपण क्षमता बोलता है। क्या निकालना है, बोलता है विक्षेपण क्षमता। ये विक्षेपण क्षमता जो है वो निकालना है। विक्षेपण क्षमता क्या होता है, ओमेगा। ठीक है, फार्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1, म्यू वाई माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पर बेटा बैगनी रंग का दिया है और लाल रंग का, पीले रंग का अपवर्तनांक नहीं दिया है। किसका नहीं दिया है, पीले रंग का। तो माध्य किरण के लिए हमें निकालना पड़ेगा, हमारे पास फार्मूला देखेंगे, ये माध्य किरण का अपवर्तनांक म्यू वाई, ये कैसे निकालेंगे हम, म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, मतलब 1.632 धन 1.613 भागित कर देंगे बच्चों 2 से। तो ये म्यू वाई इजिकल टू 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और 1 4, 6 6 12, 6 6 12 हासिल है 1 2 1 3, 3.245 डिवाइडेड बाई 2, भाग करोगे 2 से, 2 1 कम 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 1.622। ये हमारे पास किसका मान आया बच्चों, ये आ गया बैगनी रंग का म्यू वाई इक्वल टू बच्चों 1.622, 1.622। ठीक है, अब हम फार्मूले पर रखते हैं, यहां पर ओमेगा म्यू वी 1.632 माइनस म्यू आर 1.613 बटा म्यू आई क्या हो जाएगा हमारे पास 1.622 माइनस 1, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 1, ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ओमेगा का मान कितना आ गया हमारे पास में, 12 में 3 घटाएंगे 9 बचेगा, 12 में 3 घटा देंगे कितना बच गया बच्चों, ठीक है 9 बच गया हमारे पास में। ठीक है, यहां से 2 में 1 गया, 1 2 में 1 गया, कितना बच जाएगा बच्चों 1। बिल्कुल आसानी के साथ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 में 1 गया कितना बच जाएगा 1, ये 0 ये 0, 0.019 कितना जाएगा 0.019 और 1 में घटा रहे हैं तो यहां पास आ जाएगा 0.622, 0.622। ठीक है, इसका मतलब ये क्या आ रहा है जी, ये आ रहा है हमारे पास 19/622, 19/622। अब भाग देना 19 को किससे बच्चों 622 से, और आंसर निकाल लेना। ये लगभग जो वैल्यू आती है बच्चों वो आती है 0.03, कितनी आती है बच्चों 0.03 लगभग के आसपास आती है। अब भाग दे के देख लेना, ये इतना आंसर आ जाता है 0.03 लगभग। तो इस तरह से आप वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर याद रखना पड़ेगा, आपको पीले रंग के लिए नहीं दिया, इसे माध्य किरण कहते हैं, पीला रंग। ठीक है, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, म्यू वी प्लस म्यू आर भागित 2 करके। ठीक है, ये तरीका होता है निकालने का। चलिए जी आगे बढ़े, 7वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात करो बोलता है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों हमें दिया क्या गया है क्वेश्चन में, क्रांतिक कोण निकालना है, ये तो पता चल गया। दिया क्या गया है, हमें दिया गया बच्चों माध्यम में प्रकाश का वेग, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग तो v दिया हुआ है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमको दिया हुआ है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल c का मान आप हमेशा याद रखना, आपको दिया नहीं रहेगा, ये 3 × 10⁸ मीटर पर क्या हो जाएगा बच्चों सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। हमारे पास में सूत्र क्या है, हमारे पास में सूत्र है बच्चों म्यू इक्वल टू c/v, म्यू इक्वल टू c/v से। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, यहां से मैं अपवर्तनांक निकाल लूंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। म्यू c का मान 3 × 10⁸ और v का मान बच्चों 1.5 × 10⁻, कितना हो जाएगा 8।
डिवाइड करेंगे बच्चों 2 आ जाएगा, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास 2, म्यू का मान आ रहा है 2। 1.5 में आप कैंसिल कराएंगे, 3 को 2 बचेगा, 10 का पावर 8 ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 10 का पावर 8 10 का पावर 8 से कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा बच्चों 2 बचेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्रांतिक कोण चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, हमें क्रांतिक कोण चाहिए। तो क्रांतिक कोण और म्यू में संबंध होता है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin c क्रिटिकल एंगल, इसलिए sin c इज इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा म्यू sin c 1/म्यू 1/2 कितना हो गया बच्चों 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है sin 30 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है sin 30 की। c इज इक्वल टू बच्चों 30 डिग्री, c इज इक्वल टू 30 डिग्री, c इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। c की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों 30 डिग्री हो जाती है। बिल्कुल, ये क्रांतिक कोण आ गया आपका। क्या आ गया बच्चों, यहां से क्रांतिक कोण का मान आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। पहले म्यू का मान निकाले, फिर म्यू इज इक्वल टू 1/sin c से हमने क्रांतिक कोण निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों 8वें प्रश्न की ओर, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 8वां। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः उत्तल लेंस की 10 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की 50 सेंटीमीटर, दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो हमें दो लेंस ये बच्चों उत्तल अवतल, मतलब ये संयुक्त लेंस है। कैसा लेंस है बच्चों, ये संयुक्त लेंस है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो सॉल्यूशन करेंगे, जो चीज दिया है वो लिखते हैं, हमें दी गई है, दिया है, गिवन है। उत्तल लेंस पॉजिटिव रहेगा ना, f1 इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर, अवतल लेंस f2 माइनस हो जाएगा बच्चों माइनस 50 सेंटीमीटर। ये दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं बोलता है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ये सबसे पहले देखो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, संयुक्त लेंस की 1/f इज इक्वल टू बच्चों 1/f1 प्लस क्या हो जाएगा 1/f2। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/10 धन 1/-50। एलसीएम लेंगे बच्चों हम 1/f, एलसीएम लेंगे 10 और 50, 10 पंचे, ये एक 4/50 कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास में, ये 4 कितना आ रहा है 50, मतलब है 2/25, ये भी लिख सकते हैं कैंसिल करा के। तो f की वैल्यू मुझे मिल रही है बच्चों 25/2 सेंटीमीटर, 25/2 सेंटीमीटर, ये f की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, वस्तु की दूरी दी गई है, फिर से देखो आगे, ठीक है। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो लिखते हैं बच्चों, दिया है u बराबर क्या दिया बच्चों 25 सेंटीमीटर, u का मान हमें दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है, और हमें v पूछा जा रहा है, v निकालने बोला जा रहा है। तो लेंस सूत्र निकालेंगे, फिर से सूत्र लगाएंगे बच्चों, लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस हो जाएगा 1/u लेंस सूत्र से। इस पर वैल्यू रखो 1/f, एक 1/f यहां से अगर देखेंगे तो 2/25 कितना आ जाएगा बच्चों 2/25। तो यहां पर रख देता हूं, चलो 2/25 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2/25 2/25 आ जाएगा। 1/v v का मान कितना आएगा 1/v, v का मान हमें निकालना है। u दिया है बच्चों हमको, कितना दिया 25, u का मान कितना दिया है बच्चों हमें 25 दिया हुआ है, ठीक है। u का मान कैसे दिया हुआ है हमें 25 दिया हुआ है, ठीक है। ये तो यहां पर एक चीज आप याद रखना कि u को अगर मैं माइनस रखूंगा तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस नहीं, सॉरी ये तो पहले से चिन्ह लगा हुआ है, ये 1/25 पक्षांतर कर देंगे बच्चों, हम क्या कर देंगे, हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने से क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 2/25 माइनस का प्लस हो जाएगा बच्चों 1/25, आंसर में आ रहा है 3/25,
कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास 3/25। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उल्टा कर देंगे 25/3 सेंटीमीटर। ठीक है, 25/3 सेंटीमीटर, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, 25/3 सेंटीमीटर, 25/3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 8 हो गया ना, अब 9। ठीक है, चलिए कम से कम 10 प्रश्न तो आज की क्लास में मैं आपको कराकर ही जाऊंगा। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चंस जो है। क्वेश्चन नंबर 9, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ए प्रिज्म कोण वाले बोलता है बच्चों, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या दिया है हमें, म्यू का मान दिया है बच्चों। क्या दिया है हमें, यहां पर दिया है म्यू इज इक्वल टू, क्या दिया है, कॉसेक a/2 दिया हुआ है। ठीक है, म्यू का मान दिया कॉसेक a/2, और क्या निकालना बोलता है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करो बोलता है। ये दिया है। सूत्र क्या होता है हमारे पास म्यू के लिए, म्यू बराबर होता है बच्चों साइन a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन a/2 अपॉन साइन a/2, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। म्यू का मान रखेंगे कॉसेक a/2। ठीक है, या मैं इसको 1 अपॉन साइन a/2 भी लिख सकता हूं। कॉसेक का उल्टा कर देंगे तो 1 अपॉन साइन a/2, तो सीधे सीधे लिखता हूं यहां 1 अपॉन साइन a/2, ये हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन a/2 अपॉन साइन a/2, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास साइन a/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। साइन a/2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। यहां पर देखो आगे क्या मिल रहा है हमें, साइन a प्लस डेल्टा m/2, लेफ्ट साइड में था, मैं राइट में ले आया, बराबर 1, बराबर कितना बच रहा है बच्चों, 1 बच रहा है। ठीक है, बराबर 1 किसकी वैल्यू होती है, ये साइन 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री होती है। इसलिए ये एंगल a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर हो गया, ये 90 डिग्री के। यहां से हम a प्लस डेल्टा m निकालेंगे बच्चों, 90 और 2 कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। अब ध्यान से क्या है हमारे पास, हमें विचलन कौन चाहिए ना, न्यूनतम विचलन कौन, डेल्टा m 180 माइनस a, 180 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डेल्टा m इज इक्वल टू 180 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा, ये 180 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा m की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न एक बार फिर से एक एमसीक्यू है बच्चों। ठीक है, ये हमारा 10वां प्रश्न फिर से एक बार एमसीक्यूज के फॉर्म में है। क्या दिया गया है, यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है, दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 16:9 है, तो व्यतिकरण प्रारूप में महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, 4:3, 4:3, 49:1, 25:7 या 256:81। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है इस तरह का प्रश्न। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बच्चों, बिल्कुल कैसे हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं क्या दिया है हमें, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात I1 अपॉन I2, ये दिया है बच्चों हमें I1 अपॉन I2, ये होता है A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, देन A1 अपॉन A2 अंडर रूट हो जाएगा बच्चों I1 अपॉन I2। ठीक है, वर्गमूल ले लिए। आयाम A1 प्लस A2 ये सबसे पहले निकालना, अंडर रूट क्या दिया है 16/9, 16/9। ठीक है, ये इस सूत्र से हमने चला 16/9 A1 अपॉन A2 क्या हो गया हमारे पास 4/3, कितना आ गया बच्चों 4/3, ये मेरे पास मान आ गया। कितना आ गया बच्चों 4/3 मेरे पास मान आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। ठीक है, बराबर I मिनिमम क्या आ जाता है मेरे पास, ये आ जाता है बच्चों A1 प्लस A2, A1 माइनस क्या हो जाता है बच्चों A2,
a1 प्लस a2, a1 माइनस क्या हो जाता है बच्चों a2 पूरे का होल स्क्वायर। आप एक काम करना बच्चों, यहां से आप a2 निकाल लेना, तो a2 निकालोगे कितना आ जाएगा 3/4 a1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 3/4 a1, ये मान आ जाएगा a2 का, a2 उधर चला गया, 3 और 4 इधर आ गया, तो ये मान हम यहां पर रख सकते हैं। चलिए रखिएगा। सबसे पहले तो ये a1 होगा बच्चों, और a2 की जगह में 3/4 क्या आ जाएगा a1 बटा, यहां पर भी आ जाएगा बच्चों a1 माइनस 3/4 a2 पूरे का होल स्क्वायर। a1 आप बाहर निकाल लेना बच्चों, ये हम i मैक्सिमम अपॉन i मिनिमम के लिए चल रहे हैं। आप a1 बाहर निकाल लेना, ऊपर में कैंसिल हो जाएगा ना वो, ठीक है। ऊपर में क्या बचेगा हमारे पास 1 धन 3/4, 1 धन 3/4, नीचे बचेगा 1 ऋण 3/4 पूरे का होल स्क्वायर। ये a1 बाहर निकलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम ले लेना 4, ठीक है, या 4 एक कम 4 हो जाएगा बच्चों, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। नीचे भी एलसीएम ले लेना बच्चों 4, ठीक है, 4 कम 4 4 1/4 आ जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 7/1 का होल स्क्वायर आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों 7/1 का होल स्क्वायर। 7/1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 49/1, कितना आ जाएगा बच्चों 49/1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 49/1, ऑप्शन बी 49:1। क्या दिख रहा है बच्चों हमारे पास में, ऑप्शन बी दिख रहा है हमको 49:1। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं। ये भी वही प्रश्न है बच्चों, ठीक है, ये भी वही प्रश्न है। मैं थोड़ा सा आपको यहां पर गाइड कर सकता हूं इसके लिए, या फिर चलो ये भी मैं करके ही दिखा देता हूं भाई। 11वां प्रश्न है हमारे पास में, 11वां प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। 2 प्रकाश तरंगों के समीकरण दिए गए हैं, तो इन समीकरणों में बच्चों हमें आयाम का पता चलेगा। देखो y1 = 8 cos ωt दिया है, तो a1 की जगह में क्या दिखाई दे रहा है 8, और a2 की जगह में क्या दिखाई दे रहा है 6। अब यहां पर भी बोलता है मैक्सिमम और न्यूनतम और अधिकतम में, यहां पर आपको i मिनिमम अपॉन निकालना पड़ेगा बच्चों i मैक्सिमम। i मिनिमम a1 माइनस a2, i मैक्सिमम a1 प्लस a2 पूरे का क्या आ जाएगा जी होल स्क्वायर। यहां पर डायरेक्ट मान रख देना आप, a1 की जगह पर 8 और a2 की जगह में 6, 8 प्लस 6 पूरे का होल स्क्वायर। 8 में 6 घटा देंगे कितना बचेगा 2, और 8 है उधर धन 2 14 पूरे का होल स्क्वायर। 1/7 पूरे का होल स्क्वायर, ये भी आ गया यार 1:49। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है 1:49। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कितने नंबर का हो जाएगा 11 तो हो गया है, 12वां प्रश्न है आपका। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है बच्चों 12वें नंबर का प्रश्न है। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की 2 प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर 180 डिग्री है, इनके मध्य पथांतर क्या होगा। चलिए देखते हैं, दिया है लैम्ब्डा की वैल्यू बच्चों क्या दिया है हमें, लैम्ब्डा का मान दिया हुआ है। लैम्ब्डा का मान क्या दिया है बच्चों 5000 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और लैम्ब्डा इज इक्वल टू बच्चों 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। 5 इंटू 10 देखो तो 3 है वो हट जाता है, बचता क्या है बच्चों 10⁻⁻7 मीटर, ये बचा। और क्या दिया हमें कलांतर फाई का मान कितना डिग्री दिया 180 डिग्री का कलांतर है। पथांतर डेल्टा का मान निकालो बोलता है, ठीक है। तो कलांतर और पथांतर में संबंध आपको मालूम होना चाहिए। फाई इज इक्वल टू लैम्ब्डा अपॉन 2π इंटू पथांतर, ये सॉरी ये तो उल्टा हो गया है, 2π/λ क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2π/λ इंटू कलांतर, ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। हमें पथांतर निकालना है ना सही, तो ये डेल्टा इज इक्वल टू बच्चों लैम्ब्डा अपॉन 2π इंटू क्या आ जाएगा बच्चों कलांतर। तो डेल्टा का मान
लैम्डा का मान, सबका मान रखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, ठीक है। चलो सबसे पहले बच्चों ये कितना आ जाएगा लैम्डा का मान? 5 × 10⁻⁻⁷, 5 × 10 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों? -7 बटा 2 पाई। कलांतर बच्चों 180 मतलब पाई रेडियन ही होता है, तो पाई ही आ जाएगा। पाई और पाई क्या हो गया? कैंसल, ये पाई इस पाई से कैंसिल, और ये 5/2 को हम क्या लिख लेंगे? 2.5। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁻7 मीटर। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। 2.5 × 10⁻⁷ मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कलांतर और पथांतर में भी संबंध आपको मालूम होना चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, 12वां था। 13वां प्रश्न आपका होमवर्क है बच्चों। यहां भी तीव्रताओं का अनुपात दिया है, आयामों का अनुपात A1 A2 पूछा गया है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कीजिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये चलिए अब जो क्वेश्चन है बच्चों वो बिल्कुल हमारे पास में आसान और छोटे प्रश्न है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 eV है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए बोलता है। तो देखो फार्मूला आप हमेशा याद रखना E के लिए बच्चों। E के लिए जो फार्मूला होता है -13.6 n² क्या होता है बच्चों? eV। ये मेरे पास है, ये वैल्यू तो दे दिया है, ऊर्जा कितना दिया है? -3.4 दिया है। ठीक है, कोणीय संवेग निकालने बोला है, 3.4 दिया है, माइनस हो जाएगा बच्चों 13.6 n²। तो यहां से आप n² के लिए आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 13.6 बट्टा 3.4, कितना आ गया? 4 आ गया। देन n बराबर क्या आ गया बच्चों? 2। n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2 आ गई। n का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब आपको निकालना क्या है? कोणीय संवेग। तो आप याद रखना पड़ेगा बच्चों फार्मूला कोणीय संवेग NH/2 पाई। क्या आ जाएगा? n 2 h 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। 2 पाई होता है 3.14। यहां से फिर से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। हाँ 6, ये आपको यहाँ पर एक छोटा सा डिवाइड करना पड़ेगा, आपका आंसर आपका तैयार हो जाएगा। 662 में आप 314 को भाग दे दो, 2 बार जाएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 12 में 8 4, 5 में 2 3, पॉइंट लगा देना 0, एक बार चला जाएगा। तो ये लगभग आएगा हमारा आंसर बच्चों 2.1 गुना 10 का घात ऋण 34। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। किसका मान? कोणीय संवेग L का मान 2.1 × 10⁻⁻34 के लगभग आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, वैसे एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जो बुक 2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रेडबर्ग नेतांक R के पदों में लिखिए। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व है। यहाँ पर बामर श्रेणी के लिए 1/λ = R 1/2² - 1/n² फार्मूला होता है बच्चों 1/λ = यहाँ पर द्वितीय रेखा के लिए बोला है। ठीक है, तो n का मान क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ये जो n है, n का मान क्या रखते हैं हम? 3 4 5 ऐसे रखते हैं। तो द्वितीय रेखा के लिए n की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास मान आ जाएगा। R = 3/16, λ = 16/3 R। ये फार्मूला याद रखना। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे बच्चों बुक 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप अच्छे से तैयार कीजिएगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसी तरह के और भी सेशन आपके लिए लेकर आते रहेंगे बच्चों। आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। क्लास को भी लाइक कमेंट शेयर करना बच्चों। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहां पर हम आपको आफ्टर क्लासेस PDF अवेलेबल कराते हैं, और इसका लिंक मिलेगा इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास देखने के लिए। फिर मिलते हैं कल लाइव सेशन के साथ। थैंक यू।